हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज देखो, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में उसके पूरे फार्मूले का हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर है, इसके पूरे फार्मूले का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि इसका तुम्हारा पूरा फार्मूला क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। तो देखो भैया, हम यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर की बिलियन चैप्टर है, एक बार इसमें जितने भी फार्मूले हैं उनका हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। वन शूट में सॉल्यूशन वीडियो का सॉल्यूशन का जो वन शूट है उसमें पूरे फार्मूले का हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। इसमें पहला आता है, ये सांद्रता के पद हैं, कंसंट्रेशन के पद होते हैं। ये तुम्हारे सभी सांद्रता के पद होते हैं, कंसंट्रेशन के पद होते हैं। तो कंसंट्रेशन के पद में पहला पॉइंट आता है तुम्हारा मोलैरिटी। पहला आता है मोलरता, जिसको हम मोलैरिटी के नाम से जानते हैं, मोलरता बराबर होता है, इस फार्मूले को लिखा जाता है तो इसमें मोलरता बराबर तुम्हारा होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन, लीटर में, अपान बिलियन का आयतन लीटर में। मोलरता की बात करते हैं तो इसमें मोलरता बराबर लिया जाता है कि मोलरता की क्या कंडीशन होती है। तो इसमें बताया जाता है कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपन बिलियन का आयतन लीटर में। जब लीटर ml में लेंगे तो 1000 से ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार अपन विलेय का और भार होता है। तो चलो भैया, मोलरता इजिकल टू हम दिखा देते हैं यहाँ पर कि क्या होगा। तो मोलरता इजिकल टू होगा, अब यहाँ पर विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और 1 अपान यहाँ पर बिलियन का आयतन दिया गया है, 1 अपान बिलियन का आयतन ml में। अब ml में करेंगे तो यहाँ 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में अगर लेते हैं तो अब देखो, मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, विलेय का भार स्मॉल w से, विलेय का अणुभार स्मॉल m से, इंटू 1000 अपान बिलियन का आयतन भी ml में, यह कंडीशन ली जाती है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में इसको दर्शाया जाता है। तो ये तुम्हारा टर्म्स है जिसका हम यहाँ पर डिस्कशन कर दिए, ठीक है ना। ये तुम्हारा है, यहाँ पर दिखा दिए, ये मोलरता है, ये मोलरता का फार्मूला है जिसके बारे में हम बता दिए। अब चलते हैं कंसंट्रेशन के पद में दूसरा पद जो आता है वो आता है मोललता, मोलैलिटी। केवल एकदम हम रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं। मोललता, जिसको हम मोलैलिटी के नाम से जानते हैं, मोलैलिटी। देखो, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही कंडीशन रहेगा, ऊपर विलेय के मोलों की संख्या रहेगा और नीचे विलायक का भार किलोग्राम में रहेगा या तो ग्राम में रहेगा। प्रोसेस वही है, थोड़ी सी चेंजिंग हुआ है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुआ है, केवल नीचे विलायक का भार किलोग्राम में हो जाएगा या ग्राम में हो जाएगा। उसमें आयतन की बात किए थे। तो जब इसमें हम लेंगे तो मोललता बराबर क्या होता है, जब मोललता की बात करते हैं मोलैलिटी के, तो तुम्हारा होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में ले लेते हैं।
अब उसको ब्रेक कर देंगे, कहानी वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं होने वाला है भैया, देख लेना, कहानी वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। विलेय के मूलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा विलेय का और भार। तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा विलेय का भार अपान विलेय का और भार, विलेय का और भार इंटू 1 अपान विलायक का भार, 1 अपान विलायक का भार। अब विलायक के भार को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब मोललता को देखो, मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का और भार 1000 विलायक का भार ग्राम में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से चेंजिंग करते हैं थोड़ा सा, इसमें शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, W/m, ये वही कहानी है, 1000 अपान कैपिटल W, कैपिटल W लेंगे ग्राम में, ठीक है ना। ये यहाँ पर प्रोसेस आ गया, इस कहानी को हम यहाँ पर ले लिए। तो ये तुम्हारा कंसंट्रेशन के पद में दूसरा पॉइंट रहा। लगभग किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक केवल फार्मूले का रिवीजन करते चल रहे। इसमें जितने भी फार्मूले हैं सॉल्यूशन चैप्टर में उतने का हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। अब चलते हैं, इतना पॉइंट नोट कर लेना। अब चलते हैं, तीसरा पॉइंट आता है मोल प्रभाज के बारे में, या मोल भिन्न या मोल अंश के बारे में, ठीक है। तो चलो भैया अब उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि उसकी क्या प्रोसेस है। चलो तीसरा पॉइंट, तीसरा फार्मूला इसमें क्या है। तीसरे फार्मूले के बारे में आता है तुम्हारा तीसरा फार्मूला मोल अंश, या इसको हम बोलते हैं मोल प्रभाज, या इसको बोलते हैं मोल भिन्न। जिसको हम मोल फ्रैक्शन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। मोल फ्रैक्शन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, काई इक्वल टू अवयव के मोल अपान अवयव के कुल मोल। मोल अंश को हम काई से डिनोट करते हैं। तो इसमें अवयव के मोल, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या अपान अवयव के कुल मोलों की संख्या, अवयव के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या यहाँ पर होता है। अब देखो यहाँ पर हम अवयव शब्द का यूज किए हैं, यहाँ पर अवयव शब्द का यूज किए हैं। तो अवयव के जगह पर होगा विलेय या तुम्हारा होगा विलायक। अवयव के जगह पे तुम्हारा या तो विलेय होगा या तो क्या होगा, विलायक होगा। अवयव शब्द का जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर अवयव शब्द के बारे में या तो तुम्हारा विलेय होगा या तो क्या होगा, विलायक होगा। यहाँ पर दो ही शब्द लिए जाते हैं अवयव। तो जहाँ पर भी अवयव या घटक शब्द का यूज किया गया है वहाँ पर विलेय या विलायक का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अवयव के जगह पे या तो यहाँ पर एक बार देखो कोई भी सॉल्यूशन है ना, किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक कंटेनर है, इसमें कोई सॉल्यूशन है, इसमें कोई सॉल्यूशन है, विलयन है। तो इसमें एक तुम्हारा विलेय होगा और एक तुम्हारा क्या होगा, विलायक होगा, विलायक होगा। तो जब इसमें अलग अलग निकाला जाता है, एक विलेय होगा और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। तो इसमें अलग अलग विलेय का मोल प्रभाज अलग निकाला जाता है, विलायक का मोल प्रभाज अलग निकाला जाता है। लेकिन हम यहाँ विलयन के मोल प्रभाज की बात किए तो अवयव के मोलों की संख्या, तो जब विलेय का निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या अपन विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या या विलयन के मोलों की संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग निकाला जाता है, लेकिन हम इसको जनरली तौर पे बता दिए हैं कि इस तौर पे इसको लिया जाता है, ये इसकी प्रोसेस है, ठीक है ना। अब देखो इसमें
हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज अलग अलग निकाल लेते हैं। विलेय का मोल प्रभाज, जब विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो इसमें विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, या विलयन के कुल मोलों की संख्या भी लिख सकते हो यहाँ पर। लेकिन विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है ना, ये ले सकते हो। विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या या विलयन के मोलों की संख्या हम इसमें रख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या आएगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या अपान, फिर से वही कहानी, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है ना, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या अपन विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये तुम्हारा इस स्तर पे फार्मूला है मोल फ्रैक्शन का, मोल प्रभाज का। तो ये फार्मूला नोट कर लो तुम लोग भैया। हो गया। अब अगला है यानी कि चौथा पॉइंट ले लेते हैं, मोल प्रतिशतता के बारे में पूछता है कि मोल प्रतिशतता किसे कहते हैं। तो मोल प्रतिशतता के बारे में इसका डिफिनीशन 1 नंबर वगैरह में पूछा जाता है कि हम तुम्हारा मोल प्रतिशतता किसे कहते हैं। तो मोल प्रतिशतता के बारे में बताया जाता है। तो इसमें ऐसे ही जनरली तौर पे पूछ दिया जाता है मोल परसेंटेज के बारे में कि तुम्हारा मोल प्रतिशतता, मोल प्रतिशतता, मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज, मोल प्रतिशतता, मोल परसेंटेज की बात करते हैं कि इसमें मोल प्रतिशतता यानी कि मोल परसेंटेज क्या है। तो देखो मोल प्रभाज जो होता है ना, जब मोल प्रभाज निकाला जाता है तो मोल प्रभाज में हम मोल प्रभाज में 100 का गुणा कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मोल प्रतिशत की बात करते हैं तो जब मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है तो हम मोल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन में 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मोल फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह तुम्हारा मोल प्रतिशतता कहलाता है, मोल परसेंटेज कहलाता है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा लिया जाता है कि मोल प्रतिशतता क्या है, मोल परसेंटेज क्या है। तो देखो मोल प्रतिशतता बराबर, मोल प्रतिशतता बराबर फार्मूला क्या होता है, मोल प्रभाज में
मोल प्रभाज में हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मोल प्रतिशतता हमको निकल जाता है। मोल प्रतिशतता बराबर होता है मोल प्रभाज इंटू 100। अगर मोल परसेंटेज निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन में 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमको मोल प्रतिशतता ज्ञात हो जाता है। अब देखो इसमें प्रतिशतता की बात करते हैं, एक आता है तुम्हारा प्रतिशतता। प्रतिशतता का फार्मूला पूछा जाता है कि प्रतिशतता किसे कहते हैं, प्रतिशतता किसे कहते हैं, तो प्रतिशतता के बारे में दिया जाता है। तो प्रतिशतता बराबर फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार अपान विलयन का भाग, या भाग भी कह सकते हो या भार भी कह सकते हो। तो इसमें लिया जाता है विलेय का भार अपान विलयन का भार इंटू 100, ये तुम्हारा होता है। इसमें अगर हम लेते हैं तो ये प्रतिशतता कहलाता है, ये प्रतिशतता कहलाता है, इसे हम प्रतिशतता कहते हैं। ये तुम्हारा प्रतिशतता कहलाता है। तो अगर प्रतिशतता की बात करते हैं तो विलेय का भार अपान विलयन का भार इंटू 100 होता है, ठीक है ना। ये प्रतिशतता बराबर फार्मूला होता है, विलेय का भार अपान विलयन का भार इंटू 100, ठीक है ना। ये भाग भी लिख सकते हैं या भार भी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रतिशतता का है। इतना पॉइंट हो गया होगा। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि तुम्हारा अगला पॉइंट क्या है। तो अगले प्रोसेस को लिया जाता है अगले प्रोसेस में। तो अगला प्रोसेस आता है तुम्हारा PPM 6 में हम लेते हैं PPM। तो सबसे पहले कि PPM का फुल फॉर्म क्या है। तो PPM का जो फुल फॉर्म होता है वो तुम्हारा होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है PPM में, ठीक है ना। तो जब PPM का P का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। ये तुम्हारा PPM पार्ट्स पर मिलियन होता है, इसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये तुम्हारा PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो जब इसकी बात कही जाती है, PPM के बारे में लिया जाता है कि PPM का फार्मूला क्या होता है। तो PPM इक्वल टू क्या होता है, देख लो भैया। तो PPM इक्वल टू होता है विलेय का भार अपान विलयन का भार इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को मिलियन कहते हैं, मिलियन, ठीक है ना। 10 की पावर 6 जो है इसको मिलियन, 1 मिलियन कहा जाता है, ठीक है ना। 1 मिलियन कहा जाता है। तो PPM का विलेय का भार अपान विलयन का भार इंटू 10 की पावर 6 होता है। ये PPM का फार्मूला होता है, ठीक है ना। पार्ट्स पर मिलियन, 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 मिलियन। 10 की पावर 6 से यहाँ पर मतलब होता है 1 मिलियन। अब देखो इसमें अगला पॉइंट आता है फार्मूला नंबर ये 5 है और 6 की PPB। अब देखो इसका क्या होता है फुल फॉर्म, पार्ट्स पर बिलियन होता है। ये तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन के नाम से इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। ये तुम्हारा पार्ट्स पर बिलियन के नाम से जाना जाता है। तो फार्मूला इसका क्या होता है, PPB इक्वल टू होता है विलेय का भार अपान विलयन का भार, विलेय का भार अपान विलयन का भार इंटू 10 की पावर 9,
ये बिलियन है। 1 बिलियन बराबर होता है 10 की पावर 9। 1 बिलियन बराबर यहाँ पर होता है 10 की पावर 9 होता है। 1 बिलियन की अगर कंडीशन देखी जाए कि 1 बिलियन की क्या होती है, तो 1 बिलियन बराबर होता है 10 की पावर 9, ठीक है ना। तो ये PPB इक्वल टू होता है बिले का भार अपन बिलियन का भार इंटू 10 की पावर 9 होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। अब इसके बाद से नॉर्मलता की बात करते हैं। नॉर्मलता इसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। ये तुम्हारा नॉर्मलता होता है, इसको नॉर्मेलिटी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको हम नॉर्मेलिटी के नाम से जानते हैं, नॉर्मेलिटी बोला जाता है। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखो नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होता है, ये मोलरता से मिलता जुलता है, अभी पता चल जाएगा। नॉर्मलता इज इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में, अपान बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। देखो नॉर्मलता इक्वल टू बात करते हैं तो वहाँ पर देखो मोलरता से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर तुल्यांकी भार के बारे में चर्चा किया जाता है। नॉर्मलता में तुल्यांकी भार के लिए और मोलरता में भार बट्टा अणुभार की चर्चा की जाती है। लेकिन इसमें यहाँ पर जो यूज किया जाता है, जब यहाँ पर यूज करने की बात करते हैं तो ये नॉर्मलता बराबर होता है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि यहाँ पर विलेय का भार होगा अपान उसका तुल्यांकी भार होगा। यहाँ पर हम तुल्यांकी भार के बारे में डिस्कशन करते हैं, यहाँ पर तुल्यांकी भार के बारे में डिस्कशन किया जाता है, यहाँ पर उसका हम जिक्र करते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मलता। अब देखो अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा। नॉर्मलता में जब इसको ब्रेक किया जाएगा, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ब्रेक करेंगे तो विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान अपान 1 अपान बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। या इसको ml में चेंज करोगे आयतन को तो यहाँ 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये थोड़ी सी चेंजिंग कर लिया जाता है। अब देखो नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को W से और विलेय का तुल्यांकी भार E से, 1000 अपान बिलियन का आयतन ml में, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रोसेस को अगर हम लेते हैं तो n इजिकल टू W अपान E इंटू 1000 अपान V होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं, इतना पॉइंट नोट कर लो भैया। तब हम बात करेंगे फार्मलता के बारे में। फार्मलता के बारे में 8वां पॉइंट है भैया। आठवां पॉइंट है फार्मिलिटी, फार्मलता।
देखो फार्मलता की बात करते हैं तो इसमें फार्मलता बराबर क्या फार्मूला होता है, देख लो भैया। फार्मलता, फार्मलता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का सूत्र द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान इनटू आयतन लीटर में कर लेना, 1 बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। यहाँ पे कह सकते हो यदि बिलियन की मोलरता और आयतन m1 v1 से m2 v2 में परिवर्तित होता है, ठीक है ना, इसी में ऐड कर दिया जाता है कि यदि बिलियन की मोलरता m1 v1 से m2 v2 में परिवर्तित होता है तो m1 v1 बराबर m2 v2 होता है। इस फार्मूले का भी यूज किया जाता है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। और कई साइड बुकों में भी क्वेश्चन दे देता है तो उसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि बिलियन की मोलरता जो होती है अगर m1 v1 से m2 v2 में, m1 क्या है प्राथमिक मोलरता है, v1 प्रथम आयतन हो जाएगा, m2 द्वितीय मोलरता हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा द्वितीय आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन को लिया जाता है। तो अगर दे देता है तब की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें एक क्वेश्चन की बात कही गई है वहाँ पर। तो यहाँ पर लेते हैं कि यदि बिलियन की मोलरता और आयतन, यदि बिलियन की मोलरता और आयतन, मोलरता और आयतन m1 v1 से, मोलरता और आयतन m1 v1 से m2 v2 में परिवर्तित होते हैं तो m2 v2 में परिवर्तित होते हैं तो, परिवर्तित होते हैं तो इसमें लिया जाएगा तो फार्मूला m1 v1 बराबर m2 v2, इसको मोलरता समीकरण कहते हैं। ये तुम्हारा मोलरता समीकरण कहलाता है। इसे हम मोलरता समीकरण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम मोलरता समीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इतने पॉइंट को कि ये तुम्हारा मोलरता समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। इतना नोट कर लो, ये फार्मलता के पद हैं। इससे एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड दिया गया है, एक दो न्यूमेरिकल, ये कभी मतलब नॉर्मलता तक सीमित है कि पूछ लिया जाता है। फार्मलता में एक दो न्यूमेरिकल का यूज कर दिया गया है, वैसे देख लेना, ये ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसका हम डिस्कशन कर दिए तो इसको देख लेना कि क्या है, ठीक है ना। इतना पॉइंट नोट कर लो भैया। अब अगला आता है हेनरी लॉ। अब ये सभी सांद्रता के पद यहाँ पर समाप्त हो गए, सभी सांद्रता के पदों का हम डिस्कशन कर दिए। अब अगला जो नया टॉपिक आएगा, सांद्रता के पद में जो 8-9 पॉइंट थे जिसका हम जिक्र यहाँ पर कर दिए हैं, ये सभी सांद्रता के पद थे जिसका हम जिक्र यहाँ पर कर दिए हैं। इस फार्मूले का संभवतः यूज किया जाता है। अगर ये फार्मूला याद है तो तुम न्यूमेरिकल कर ले जाओगे। 2-3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है या 1-1 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और डिफिनीशन पूछा जाता है 1-1 नंबर में, ठीक है ना। तो फार्मूला याद है तो डिफिनीशन ऐसे याद है। मैं लेकिन यहाँ पर डिफिनीशन का जिक्र नहीं किया हूँ, लेकिन फार्मूले पे ही इसका डिफिनीशन तय है, वो देखा जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी इसका केवल रिवाइज के तौर पे पूरे फार्मूलों का हम एक बार यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब आते हैं हेनरी लॉ के बारे में कि तुम्हारा हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में जो फार्मूला यूज किया जाता है वो क्या है, तो इसमें होता है यम जो होता है समानुपाती होता है पी, द्रव्यमान है पी दाब है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं KH इंटू पी, और KH इक्वल टू निकालते हैं तो यहाँ पर यम अपन क्या होता है पी।
जहाँ KH की बात करते हैं तो KH जो होता है वह तुम्हारा हेनरी स्थिरांक होता है। ये तुम्हारा क्या होता है? हेनरी स्थिरांक होता है। KH जो तुम्हारा होता है वह तुम्हारा हेनरी स्थिरांक होता है। KH को हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं। इसके अनुसार यम P के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक यहाँ पर लगाया जाता है। यम गैस की मात्रा है, P लगाया गया दाब है, ठीक है ना। ये यम गैस की मात्रा है, लिख सकते हो। ये तुम्हारा गैस की मात्रा है और ये P लगाया गया दाब है, लगाया गया दाब है, ठीक है ना। ये इस पर लगाया गया दाब है, ठीक है ना। इतना पॉइंट। एक और आता है कि मोल फ्रैक्शन के पद में हेनरी लॉ, टू टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। टू टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की चर्चा अगर करते हैं कि मोल फ्रैक्शन के पद में भी हेनरी लॉ होता है। ये तो मात्रा, द्रव्यमान और दाब के संदर्भ में हेनरी का नियम था, हेनरी लॉ था, लेकिन मोल फ्रैक्शन के पद में भी हेनरी का नियम होता है। वो क्या होता है, यहाँ पर हम इसका जिक्र कर लेते हैं कि इसमें P इक्वल टू होता है, P जो होता है, दाब जो होता है समानुपाती होता है काई के। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं KH, और KH हेनरी स्थिरांक है, P अपान काई। ये मोल फ्रैक्शन के पद में हेनरी स्थिरांक का फार्मूला होता है, ठीक है ना। काई तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है, P दाब है, KH स्थिरांक है। ये मोल फ्रैक्शन के पद में भी इसको दिया जाता है। तो ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन के पद में है। तो ये मोल फ्रैक्शन के पद में इसका जिक्र किया जाता है कि तुम्हारा क्या है इस प्रोसेस में, हम दिखा दिए। चलो भैया अब चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तुम्हारे 4 पॉइंट होते हैं, जिसका अणु संख्या गुणधर्म, जिसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। ये तुम पोर्शन नोट कर लेना, ठीक है ना। यह हो गया होगा संभवतः। चल भैया एक बार देखते चलो, बस देखना है, बहुत कुछ इसमें करना नहीं है। एक बार पलटते चलो। ये तुम्हारा पढ़ने का सबसे अच्छा फंडा है, ठीक है ना। केवल पढ़ते चलो, रिजल्ट का इंतजार मत करो, केवल मेहनत करना है। रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, देखा जाएगा, जो होगा देख लिया जाएगा। समझ रहे हो ना। रिजल्ट जो आने दो, आता है आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेहनत होना चाहिए। हम कितना करते हैं हम जानते हैं, दूसरा क्या कहता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको अपने से मतलब है कि हम कितना कर रहे हैं और कितना कर सकते हैं, ये मायने रखता है। चल भैया अब चलते हैं अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अणु संख्यक या अणु संख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्यक गुणधर्म। देखो अणु संख्यक गुणधर्म में पहला आता है वाष्प दाब अवनमन। पहला आता है वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, ठीक है ना। वाष्प दाब अवनमन की बात करते हैं तो जो वाष्प दाब अवनमन होता है इसमें कि वाष्प दाब अवनमन की बात करते हैं तो पहले तो इसमें हम 2 जिक्र करेंगे, एक डेल्टा P बराबर क्या होता है और एक तुम्हारा आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो वाष्प दाब अवनमन जो होता है डेल्टा P बराबर होता है P0 माइनस PS। डेल्टा P बराबर वाष्प दाब अवनमन डेल्टा P बराबर होता है P0 माइनस PS। कई जगह ऊपर भी P0 लिखा रहता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग P0 को ऐसे लिखते हैं, कई लोग P0 को ऐसे लिखते हैं, तो जैसे मन करे वैसे लिख सकते हो,
ठीक है ना। किताबों में दिया होगा पी नाट या पी नाट ऐसे, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पी नाट जीरो भी, पी जीरो भी पढ़ते हैं, पी जीरो भी पढ़ते हैं, तो पी नाट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत घबराने की आवश्यकता, री ये लिख दिया ऐसे हो गया, नहीं, ये सब कन्फ्यूजन वाली चीज़ें नहीं। पी नाट हम लिख दिए, पी नाट माइनस पी एस। अब देखो पी यस, यस का मतलब सॉल्यूशन होता है, यानी कि विलयन का वाष्प दाब दिया गया है। ये तुम्हारा किसका दिया गया है? विलयन का। और ये तुम्हारा विलायक का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प दिया गया है, वाष्प दाब। तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह इसमें वाष्प दाब अनुमान यानी कि डेल्टा पी बराबर लिया जाता है। तो पी एस जो होता है, पी एस की बात करते हैं, पी एस जो होता है विलयन का, यस का मतलब सॉल्यूशन होता है, ये तुम्हारा विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है। और ये तुम्हारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ये तुम्हारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब यहीं पर आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होता है, एक फार्मूला ये भी है, इसी में है, इसी का पोर्शन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपेक्षिक अवनमन, जब हम आपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं तो इसमें तुम्हारा आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट। ये आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला होता है तुम्हारा, आपेक्षिक अवनमन में लिया जाता है, क्या फार्मूला होता है? पी नाट माइनस पी एस अपन पी नाट। पी नाट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। इसमें कंफ्यूजन, यस का मतलब सॉल्यूशन होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं। यस का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन, इस फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यूज किया जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। केवल एक बार कहते हैं कि रिवीजन करते चले। अब यहीं पे एक राउल्ट्स लॉ आ जाता है, बीच में ही टपक आता है, राउल्ट नियम। राउल्ट नियम इसी के बीच में टपक जाता है कि राउल्ट्स लॉ किसे कहते हैं। तो राउल्ट्स लॉ क्या है? तो इसके लिए फार्मूला वही कहानी, पुरानी कहानी, घिसा पीटा कहानी, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इजिकल टू होता है विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। ये तुम्हारा विलेय का मूल प्रभाज है, विलेय का मूल प्रभाज है, इसको हम बोलते हैं विलेय का मूल प्रभाज। ये तुम्हारा विलेय का मूल प्रभाज बोला जाता है। काई ए को हम विलेय का मूल प्रभाज बोलते हैं। तो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट नियम की बात करते हैं तो पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इजिकल टू काई ए, यानी कि विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये तुम्हारा आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। यही राउल्ट्स का नियम है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इतना पॉइंट देख लो भैया, इसको नोट कर लो पूरे पॉइंट को। हो गया। अब इसी में राउल्ट्स लॉ में ही इसको ब्रेक करते हैं। तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर क्या होता है? देख लो, तो पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इजिकल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। ये भी एक फार्मूला हो जाता है। अरे मूल प्रभाज को ब्रेक कर दिए हैं। ये विलेय के मूलों की संख्या है और ये एन बी क्या है? विलायक के मूलों की संख्या है। इसको हम ब्रेक कर दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले लिया जाता है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इस फार्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और है, इसी में एक पॉइंट और ऐड कर दे रहे हैं कि अगर हम मान लें, ये फार्मूला नंबर 44 है, अगर एन बी का वैल्यू ग्रेटर देन है एन ए से, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इजिकल टू एन ए अपान
NB, क्योंकि NB की तुलना में Na का वैल्यू बहुत ही कम है, नगण्य है, 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसके वैल्यू को रख दिए कि P0 माइनस पी एस अपान P0 इजिकल टू Na अपान NB, ठीक है ना। ये तुम्हारा तनु बिलियनों के लिए लागू होता है, तनु बिलियनों के लिए, तनु बिलियनों के लिए ये फार्मूला जो होता है यह तुम्हारा तनु बिलियनों के लिए लागू होता है। अरे सांद्र बिलियन और तनु बिलियन, कॉन्सनट्रेट और डाइल्यूट का मतलब समझते हो ना। अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट H2SO4 है, तो अगर उसमें जल नहीं मिला है तो वह तुम्हारा क्या है, कॉन्सनट्रेट है। अगर उसमें जल मिल गया है तो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, तनु हो गया। तो वही बात है, सिंपली से समझ लो। हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल कहे हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी फार्मूले का यूज किया जाता है, जितना भी फार्मूला है, उन सभी फार्मूलों को हम यहाँ पर बताएंगे। इन फार्मूलों को नोट कर लेना और इत्मीनान से बैठ के याद कर लेना। केवल समझ तो आए, समझ में आए, और नहीं तो रट लो। केवल न्यूमेरिकल लगाने से मतलब है, नंबर पाने से मतलब है, ठीक है ना। अब इसमें एक आता है तनु और सांद्र दोनों बिलियनों के लिए, P0 माइनस पी एस अपान पी एस इजिकल टू Na अपान NB, Na अपान NB। ये तुम्हारा P0 माइनस पी एस अपान पी एस इजिकल टू Na अपान NB, तनु और सांद्र दोनों बिलियनों के लिए, तनु और सांद्र, तनु और सांद्र दोनों बिलियनों के लिए, दोनों बिलियनों के लिए तनु और सांद्र दोनों बिलियनों के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। हो गया। अब दूसरा आता है अणुसंख्यक गुणधर्म में। अणुसंख्यक गुणधर्म में दूसरा जो आता है वह आता है क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा आता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर होता है टीएस माइनस टीबी। डेल्टा टीबी बराबर होता है टीएस माइनस टीबी। ये फार्मूला होता है। डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टीबी होता है। ये विलायक का क्वथनांक है और ये एस का मतलब ये बिलियन का क्वथनांक है। ये तुम्हारा विलायक का क्वथनांक है। विलायक का क्वथनांक बोला जाता है। यह तुम्हारा विलायक का क्वथनांक है और यह तुम्हारा बिलियन का क्वथनांक है। बिलियन का क्वथनांक है। ये तुम्हारा विलायक का क्वथनांक है और ये तुम्हारा किसका क्वथनांक है, बिलियन का क्वथनांक है। ठीक है ना। ये डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टीबी होता है। ठीक है ना। और एक और फार्मूला यूज करते हैं कि इसमें एक और होता है क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीबी जो होता है, डेल्टा टीबी जो होता है समानुपाती होता है मोललता के। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं यहाँ के बी इंटू यम। और यम बराबर क्या होता है तुम जानते हो, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू डब्लू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू ये ग्राम में होता है। इस फार्मूले का भी यूज हम करते हैं। ठीक है ना। ये कहीं कहीं इस फार्मूले का भी यूज किया जाता है। अब यहाँ से यम अनुभार का वैल्यू निकाल सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना। अब इसी में
अब इसी में तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी जीरो माइनस टी एस, ये भी फार्मूला होता है। अब इसमें यहाँ पर ये विलायक का, ये बिलियन का हिमांक है, बिलियन का हिमांक, और ये तुम्हारा विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक। एक बिलियन का हिमांक है और दूसरा क्या है, विलायक का हिमांक डेल्टा टी एफ। इसमें भी डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है यम के। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं के एफ इंटू यम, तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज किया जा सकता है। वगैरह इतने पॉइंट को नोट कर लो, ये दोनों बता दिए। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है परासरण दाब। परासरण दाब किसका लास्ट पॉइंट, अणुसंख्यक गुणधर्म का। अणुसंख्यक गुणधर्म का लास्ट पॉइंट आता है, यानी कि चौथा पॉइंट आता है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो पाई बराबर होता है, पाई बराबर क्या फार्मूला होता है इसमें देख लो, डब्ल्यू एस टी अपान एम भी। यम भी पाई बराबर होता है डब्ल्यू एस टी अपान एम भी, ठीक है ना। यहाँ से एम का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये परासरण दाब, ये बिलियनों के लिए जाता। अगर गैसों के लिए लिया जाता ना, तो गैसों के लिए अगर हम बात करते तो यहाँ पर यस के जगह पर क्या रहता, आर। आर गैस स्थिरांक है और यस बिलियन स्थिरांक है, तो इसलिए इस चैप्टर में टोटल बात गैसों के लिए नहीं कहा गया है, बिलियन के लिए कहा गया है। तो जब बिलियन के लिए बात कही गई है तो यहाँ पर यस लिए है, पाई एस टी अपान एम भी, ये परासरण दाब बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसी में नीचे वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव पूछा जाता है, ये भी एक फार्मूला है, हैशटैग ले लो। वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में मोल अंश, वाष्प अवस्था में मोल अंश। तो इसमें वाष्प अवस्था में मोल अंश की बात करते हैं तो काई ए इक्वल टू तुम्हारा होता है पी ए अपान पी ए प्लस पी बी। देखो पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, यानी कि विलेय और विलायक के वाष्प दाब का योग पी टोटल होता है, ठीक है ना। ये वाष्प अवस्था में मोल अंश का फार्मूला होता है विलेय के लिए और विलायक के लिए। ये इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये विलेय के लिए लिया गया है, किसके लिए लिया गया है, विलेय के लिए। अगर हम यहाँ पर विलायक के लिए निकालते तो विलायक के लिए निकालते तो क्या होता, यहाँ पर हम केवल मान लेते काई बी, काई बी इक्वल टू पी बी अपान पी ए प्लस पी बी। वही बात होता विलेय और विलायक का वाष्प दाब और ये विलायक का वाष्प दाब, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, इस पर भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, पूछा जाता है। वाष्प अवस्था में मोल अंश
वाष्प अवस्था में मोल अंश के लिए ये दो फार्मूला है, एक विलेय के लिए है और एक विलाय के लिए है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हो गया ना, नोट कर लो। अब है अगला हेडिंग समपरासारी विलयन के लिए। समपरासरी विलयन के लिए, समपरासरी विलयन के लिए फार्मूला क्या होता है? तो इसमें समपरासरी विलयन के लिए फार्मूला होता है W1/M1 = W2/M2। ये तुम्हारा समपरासरी विलयन के लिए होता है। समपरासरी विलयन के लिए होता है W1/M1 W2/M2। ये फार्मूला होता है समपरासरी विलयन के लिए। नोट कर लो भैया, ये केवल फार्मूले का रिवीजन है। पूरा सॉल्यूशन चैप्टर का फार्मूला 1 शूट में दे रहे हैं। ये पूरा जनरली तौर पे जल्दी इसके रिवीजन मार रहे हैं, ठीक है ना। अब देख लो, अब इसमें अगला जो टॉपिक आएगा, अगला जो फार्मूला आएगा वो आएगा, क्या आएगा? वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर। अब देखो, वांट हाफ गुणांक बराबर, वांट हाफ गुणांक को हम आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, इसमें देख लो। इसमें वांट हाफ फैक्टर की बात कही जाती है तो और संख्य गुणधर्मों के प्रेक्षित मान, यहां पर होता है और संख्य गुणधर्मों के प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान, अणुसंख्य गुणधर्मों के प्रेक्षित मान अपान अणुसंख्य गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान। अणुसंख्य गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान। आई बराबर अणुसंख्य गुणधर्मों के प्रेक्षित मान अपान अणुसंख्य गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान। देखो, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है और ये सैद्धांतिक मान है, पहले उसके सिद्धांतों के आधार पर दिए गए हैं। एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और एक उसके सिद्धांतों के नियमों के आधार पर दिया गया है, वो है। अब सभी फार्मूले, पीछे तुम जितना भी फार्मूला पढ़े हो, जितने भी फार्मूले हम पीछे पढ़े हैं, उसमें सभी में आगे आई जोड़ सकते हैं, वांट हाफ फैक्टर जुड़ जाता है। जैसे कि तुम्हारा यदि इसमें जो भी जैसे कि तुम पढ़े हो यहाँ पर कि डेल्टा टी बी बराबर, जो भी फार्मूला पढ़े हो, डेल्टा टी बी बराबर क्या पढ़े हो? के बी इंटू यम, के बी इंटू यम पढ़े हो ना। तो जो भी फार्मूला इसमें पढ़े हो उसमें क्या हो जाएगा? आई के बी इंटू यम लिख सकते हो। सभी में वांट हाफ फैक्टर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। वांट हाफ गुणांक जो होता है वो जुड़ जाता है सभी फार्मूलों में, इसका यूज कर सकते हैं। आई का वैल्यू दिया रहता है, अगर पूछता है तब ये जान लेना कि सभी में आई जुड़ सकता है, आगे जैसे इसमें जोड़े थे, तो इसको ध्यान देना। अब देखो, जैसे इसको दे रहे हैं आई इक्वल टू होता है, अब इसको जोड़ ही दे रहे हैं, डेल्टा पी प्रेक्षित अपान डेल्टा पी सैद्धांतिक इक्वल टू डेल्टा टी बी प्रेक्षित अपान डेल्टा टी बी सैद्धांतिक।
सैद्धांतिक, डेल्टा टी एफ प्रेक्षित, अपान डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक। पाई प्रेक्षित अपान पाई सैद्धांतिक। ठीक है ना, ये फार्मूला हम ले सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज किया जाता है मोलर मास के रूप में, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। मोलर मास के टर्म में इसका क्या होता है फार्मूला। मोलर मास के टर्म्स में इसके फार्मूले क्या होते हैं, तो चेंजिंग हो जाता है वान हाफ गुणांक का। वान हाफ गुणांक को अगर मोलर मास के संदर्भ में लेते हैं तो विलेय के मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान, विलेय के मोलर द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान अपान विलेय के मोलर द्रव्यमान का प्रेक्षित मान, ठीक है ना। यहाँ पर इस टर्म्स को ले सकते हैं। इसमें मोलर मास के टर्म्स में वान हाफ गुणांक का फार्मूला है, अन्यथा वान हाफ गुणांक होता है प्रेक्षित मान अपान और संख्या गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान। लेकिन अगर मोलर मास दिए गए रहें तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। किसके लिए? मोलर मास के लिए। ठीक है ना, ये मोलर मास के लिए होता है। चलो भैया, अब अगले टर्म्स में फार्मूला अगला कौन सा है, चलो इसको देखते हैं। अगला फार्मूला अगला है वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना। वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना। वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना। यहाँ अल्फा बराबर क्या होता है, फार्मूला I-1 अपान n-1, I-1 अपान n-1, ये है वियोजन की मात्रा बराबर। अब संगुणन की मात्रा अल्फा की गणना। अगला है फार्मूला संगुणन की मात्रा अल्फा की गणना। संगुणन की मात्रा अल्फा की गणना, दोनों को एक ही टर्म्स में लिया जाता है तो ये बदल जाएगा। अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ पर n I-1 अपान 1 माइनस n। अल्फा इज इक्वल टू संगुणन की मात्रा अल्फा इज इक्वल टू n(i-1 अपान 1 माइनस n हो जाता है। ठीक है ना। अब अगला फार्मूला आता है वाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम।
वाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, पी कुल इजकल टू होता है पी टोटल, पी कुल इजकल टू होता है पी ए काई ए प्लस पी बी काई बी, ये फार्मूला होता है। पी टोटल इजकल टू पी कुल इजकल टू पी ए काई ए पी बी काई बी होता है। पी ए विलेय का वाष्प दाब है, पी बी विलायक का वाष्प दाब है। पी ए विलेय का वाष्प दाब है, विलेय का वाष्प दाब है, अब पी बी विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है ना, इसमें तुम्हारा विलेय का वाष्प दाब, ये विलेय का मूल प्रभाग, विलायक का मूल प्रभाग, इसमें पी बी, ये पी बी है, पी बी की बात की गई है।